Hello students, in this video we will discuss the remaining topic of international trade, which are international marketing, pricing, promotion, distribution and logistic management. तो फर्स्टली प्राइजिंग, तो अगर हम बात करें तो जो हम जब इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंदर जो प्राइजिंग है उसको वो उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्राइजिंग क्या होता है? प्राइजिंग इज़ द प्रोसेस वेयर बाय बिजनेस सेट द प्राइस एट विच इट शैल इट प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। यानी प्राइस क्या होता है? जो बिजनेस सेट जो कंपनी के द्वारा सेट किया जाता है कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को किस प्राइस के ऊपर सेल करेगी। और एक मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए भी जो प्राइसिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इन सेटिंग प्राइजेस द बिजनेसमैन विल टेक इनटू अकाउंट्स द प्राइस एट विच इट कुड एक्वायर द गुड्स। द मैन्युफैक्चरिंग कोड, जब हम प्राइस डिसाइड करता है ना मैन्युफैक्चरर, तो उस टाइम वो डिसाइड करता है कि भाई कितनी कॉस्ट आएगी और उस कॉस्ट के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट चाहिए, ठीक है, ताकि प्रॉपर उसको मार्जिन भी मिल सके और कंपनी के उसका जो प्रोडक्ट है वो इजीली सेल भी हो जाए, ठीक है। तो प्राइस डिसाइड करना एक इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, कंपनी के लिए। देन प्राइजिंग पॉलिसी, अब वो कौन कौन सी प्राइजिंग पॉलिसी अडोप्ट करता है? तो पहली आती है आपकी स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी। स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी क्या होती है? इसके अंदर क्या करता है, यानी जो एक्सपोर्टर होता है ना, वो क्या करता है, हर एक कंट्री से जहाँ भी अपना गुड्स सेल कर रहा है वहाँ पर क्या करता है, सभी से एक ही प्राइस है ना वो चार्ज करता है। उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी। तो इन दिस प्राइस पॉलिसी एक्सपोर्टर सेल्स द प्रोडक्ट एट द सेम प्राइस। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्सपोर्टर है ना अपना प्रोडक्ट है हर कंट्री के अंदर है ना एक ही प्राइस के ऊपर सेल कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी। लाइक क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना वो मेनली स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी को अडोप्ट करते हैं। मेनली वो वही प्राइस चार्ज करते हैं जो अपनी कंट्री के अंदर चार्ज करते हैं सारी कंट्री से। सिमिलरली बिगिन कंपनी सेल्स इट्स कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट, या हम कह सकते हैं कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं, एट ऑलमोस्ट सेम प्राइस टू द डिफरेंट एयरलाइन वर्ल्ड वाइड। ओके, तो स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी कौन सी पॉलिसी होगी? जहाँ पर क्या होता है, एक्सपोर्टर है ना अपने प्रोडक्ट का हर किसी कंट्री से एक ही प्राइस चार्ज करता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस पॉलिसी, ठीक है। देन आता है टू टायर पॉलिसी। टू टायर पॉलिसी में क्या होता है? टू टायर पॉलिसी में कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है टू प्राइस के ऊपर। लोअर प्राइस, अपनी लोअर प्राइस इज क्वार्टेड इन द डोमेस्टिक नेशन ऑफ द एक्सपोर्टर वाइल हायर प्राइस इज चार्ज इन द फॉरेन नेशन। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, अपनी डोमेस्टिक कंट्री से तो क्या करती है, कम प्राइस चार्ज करती है, लेकिन जो फॉरेन नेशन के अंदर अपने प्रोडक्ट को हाई प्राइस के ऊपर सेल करती है उसको हम बोलते हैं टू टायर पॉलिसी। यानी यहाँ पर क्या होता है कि दो प्राइस चार्ज किए जाते हैं, डोमेस्टिक नेशन से कम प्राइस चार्ज किया जाता है और जो हमारा फॉरेन नेशन है उससे हाई प्राइस चार्ज किया जाता है। इसको हम बोलते हैं टू टायर पॉलिसी। ओके, नाउ आता है मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी। इसमें क्या होता है, दिस प्राइस पॉलिसी इज एडोप्टेड बाय इंटरनेशनल मार्केटर हु सेल्स देयर प्रोडक्ट अंडर पॉलीसेंट्रिक। मैंने आपको पॉलीसेंट्रिक अप्रोच बताया था कि पॉलीसेंट्रिक अप्रोच के अंदर क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, यानी हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्री के अंदर अपनी ब्रांचेज अपनी सब्सिडायरीज ओपन करते हैं और वहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग से है ना प्रोडक्ट है उसको बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ जहाँ मान लो जहाँ जहाँ हमारी सब्सिडायरीज है ना वहाँ वहाँ के अकॉर्डिंग, वहाँ के कंट्री के अकॉर्डिंग है ना, वहाँ पर कैसा है, किस टाइप के लोग हैं, मैं रिच ज़्यादा है या पुअर ज़्यादा है, मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा हैं, तो उनके अकॉर्डिंग है ना डिफरेंट नेशन में डिफरेंट प्राइस चार्ज किए जाते हैं, किसके अंदर, मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी में, ठीक है। तो इसमें हम पॉलीसेंट्रिक अप्रोच की तरह ही होता है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्री के अंदर अपनी डिफरेंट सब्सिडायरी एस्टेब्लिश कर लेते हैं और वहाँ की कंट्री के अकॉर्डिंग है ना अपने अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके प्राइस जो वो चार्ज किए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्केट प्राइसिंग पॉलिसी। देन आता है आपका डंपिंग। डंपिंग क्या होता है? डंपिंग होता है कि मैं जैसे मान लो हम है ना इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी कंट्री के अंदर तो प्रोडक्ट को है ना महंगा बेच रहे हैं और दूसरी कंट्री के अंदर जाकर क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को बहुत ही कम कॉस्ट के ऊपर बेच रहे हैं। इससे क्या होगा, हम वहाँ दूसरी कंट्री के जो छोटे 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 जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है ना, छोटे छोटे उद्योग है, वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि वो उतने उतने कम प्राइस के ऊपर है ना
compete नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डंपिंग क्या होता है, डंपिंग का मतलब क्या होता है, डंपिंग इन इकोनॉमिक्स में भी हम पढ़ते थे कि यहाँ पर ये मेनली किया जाता है, इट occurs when मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्ट्स ए प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री एट ए प्राइस बिलो द नॉर्मल प्राइस। यानी यहाँ पर क्या करता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स क्या करता है कि दूसरी कंट्री के अंदर है ना जो नॉर्मल प्राइस है ना उससे भी बहुत कम प्राइस के ऊपर अपना प्रोडक्ट है वो सेल करता है, ताकि क्या कर सके वहाँ पर अपनी एक मोनोपोली है ना वो एस्टेब्लिश कर सके। वहाँ के जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है ना उसको ख़त्म करके क्या कर देगा, अपनी मोनोपोली एस्टेब्लिश कर लेगा। जैसे चाइना है, ठीक है, वो क्या करता है कि दूसरी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट है उसको बहुत ही कम प्राइस के ऊपर बेचते हैं। किस लिए, ताकि वहाँ हमारी जो कंट्री है ना दूसरी कंट्री है वहाँ की मतलब जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह है ना वही ख़त्म हो जाए और उसकी मोनोपोली हो जाए उस प्रोडक्ट के ऊपर। तो यही होता है मेनली डंपिंग, ठीक है। वैसे अगर मान लो कोई कंट्री अगर डंपिंग कर रहा है ना तो हम इसकी WTO के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अगर उस कंट्री का जो एक्सपोर्ट का 1% से कम पार्ट है ना, अगर 1% से कम पार्ट है तो WTO उसको कंसिडर नहीं करता है, लेकिन अगर 1% से ज़्यादा है ना तो WTO उसको कंसिडर करता है और आप WTO एग्रीमेंट के अंदर इसकी कंप्लेन है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ते हैं डंपिंग कौन कौन से टाइप के होते हैं। पहला आता है स्पोरेडिक डंपिंग। स्पोरेडिक डंपिंग क्या होती है, ये मेनली कंपनीज क्या होती है, कंपनीज डंप एक्सेस अनसोल्ड इन्वेंट्री टू अवॉइड प्राइस वार इन द होम मार्केट। कई बार क्या होता है कंपनी के पास है ना बिना बिका हुआ सामान पड़ा रहता है, तो कंपनी क्या करती है, तो दे कैन आइदर डंप बाय डिस्ट्रॉइंग एक्सेस सप्लाई फॉर द एक्सपोर्ट दैम टू ए फॉरेन मार्केट वेयर द प्रोडक्ट आर नॉट सोल्ड। तो कंपनी क्या करती है उस प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के अंदर क्या करती है कम प्राइस के ऊपर है वो सेल कर देती है, उसको हम बोलते हैं स्पोरेडिक डंपिंग। यानी कंपनी क्या कर रही है, डंप कर रही है एक्सेस अनसोल्ड जो इन्वेंट्री ना उसका जो एक्सेस बिना बिका हुआ माल पड़ा हुआ है उसको अवॉइड प्राइस वार इन द होम मार्केट, ताकि वह अपनी जो कंट्री के अंदर है प्राइस वार से वो बच सके और एक कंपटीशन है जो पोजीशन है उसको प्रिजर्व कर सकें। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेडिक डंपिंग। देन आता है प्रीडेटरी डंपिंग। प्रीडेटरी डंपिंग होती है ना ओकेजनल्स होती है, मतलब कभी कभार करती है कंपनी। यहाँ पर कंपनी क्या करती है अपने गुड्स को फॉरेन मार्केट के अंदर है ना अपनी होम मार्केट से कम प्राइस के ऊपर सेल करती है। स्पोरेडिक डंपिंग विच इज़ ओकेजनल्स। देखो स्पोरेडिक डंपिंग थी, ओकेजनल थी, क्योंकि आपके पास ऐसा तो है नहीं कि हमेशा ही अनसोल्ड इन्वेंट्री या अनसोल्ड स्टॉक है वो बचा होती है, जो ओकेजनल्स होती है, ठीक है। लेकिन जो प्रीडेटरी डंपिंग्स होती है ना वो कौन सी होती हैं, ये होती है परमानेंट नेचर की होती है। यानी यहाँ पर कंपनी क्या करती है, कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को हमेशा ही अपनी कंट्री के कंपेयर में दूसरी कंट्री में कम प्राइस के ऊपर सेल करती है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीडेटरी डंपिंग। और प्रीडेटरी डंपिंग इज़ डन टू गेन एसेस टू द फॉरेन मार्केट। इसका मेन पर्पज जो होता है मतलब प्रीडेटरी डंपिंग का कि फॉरेन मार्केट तक पहुंचना, फॉरेन मार्केट का जो है ना मार्केट एरिया है ना उसको कवर अप करना, मतलब वहाँ से कंपटीशन को हटाना और अपनी मोनोपोली बनाना। ये प्रीडेटरी डंपिंग की जाती है मोनोपोली पर्पज से, कि कंपनी क्या करती है दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपने प्रोडक्ट को मतलब लगातार कंटिन्यूटी के अंदर क्या कर रही है, दूसरी कंट्री के अंदर जाकर अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूटी के अंदर अपने प्रोडक्ट के बहुत ही कम प्राइस के ऊपर है वो सेल कर रही है। इससे क्या होगा कि भाई वहाँ की जो इंडस्ट्री है छोटी छोटी वो तो ख़त्म ही हो जाएगी, है ना, और उस कंट्री की क्या हो जाएगी वहाँ पर मोनोपोली हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्रीडेटरी डंपिंग, ठीक है। स्पोरेडिक डंपिंग होती है वो होती है ओकेजनल नेचर की, जब आपका अनसोल्ड स्टॉक पड़ा रहता है, और प्रीडेटरी डंपिंग होती है परमानेंट नेचर की। अब नाउ आता है परसिस्टेंट डंपिंग। परसिस्टेंट डंपिंग कौन सी डंपिंग होती है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है ये भी। तो यहाँ पर क्या होता है वैन ए कंट्री कंसिस्टेंटली सेल प्रोडक्ट, यानी जहाँ पर क्या है कंट्री है ना कंटिन्यूटी के अंदर लगातार अपने प्रोडक्ट को दूसरी कंट्री के अंदर बहुत ही कम प्राइस के ऊपर सेल कर रही है, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट डंपिंग, यानी जो चल रही है लगातार, ठीक है। तो वैन ए कंट्री कंसिस्टेंटली सेल प्रोडक्ट एट ए लोअर प्राइस इन फॉरेन मार्केट कंपेयर टू द लोकल प्राइस, इट इज़ कॉल्ड द परसिस्टेंट डंपिंग। इट हैपन वैन देर इज़ ए कंस्टेंट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन फॉरेन मार्केट। ये कब होता है, मान लो मैं हमारी कंट्री है ना उसके प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी कंट्री के अंदर क्या है कांस्टेंट है, उतनी ही है, 1000 यूनिट की डिमांड वो पहले कर रहे थे और 1000 यूनिट की डिमांड अब कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है दूसरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्या कर रही है, वही कंटिन्यूटी के अंदर ही अपने प्रोडक्ट के प्राइस को क्या कर रही है बहुत ही कम प्राइस के ऊपर है वो सेल कर रही है दूसरी कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये तब होता है जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड है वो दूसरी कंट्री के अंदर कांस्टेंट नेचर की हो, उतनी ही डिमांड कर रहे हो आप, उसको हम बोलते हैं परसिस्टेंट डंपिंग, लॉन्ग टर्म के लिए जो होती है,
दूसरा आता है रिवर्स डंपिंग। रिवर्स डंपिंग डंपिंग का उल्टा है। यहाँ पर देखो, हमने डंपिंग पढ़ा था ना। डंपिंग में क्या था कि कंट्री क्या कर रही थी, अपने प्रोडक्ट को ठीक है, दूसरी कंट्री के अंदर तो बहुत ही कम प्राइस के ऊपर सेल कर रही थी, और अपनी कंट्री के अंदर है नॉर्मल प्राइस के ऊपर सेल कर रही थी, ज़्यादा के ऊपर। यहाँ पर उल्टा होता है। रिवर्स डंपिंग में क्या होता है कि कंपनी क्या कर रही है, यानी कंट्री क्या कर रही है, अपनी कंट्री के अंदर तो प्रोडक्ट के प्राइस को कम प्राइस के ऊपर सेल कर रही है, लेकिन दूसरी कंट्री के अंदर जाकर हाई प्राइस के ऊपर सेल कर रही है। इसको बोलते हैं रिवर्स डंपिंग, यानी डंपिंग का उल्टा। डंपिंग में तो क्या था, हम दूसरी कंट्री के मार्केट एरिया को कवर अप करने के लिए वहाँ पर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अपनी कंट्री के कंपेयर में बहुत ही कम प्राइस के ऊपर सेल कर रहे थे, है ना। लेकिन रिवर्स डंपिंग में हम क्या कर रहे हैं कि वहाँ की जो कंट्री है ना, वहाँ की दूसरी कंट्री के अंदर तो क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट को हाई प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं, और अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को लो प्राइस के ऊपर सेल कर रहे हैं। देखो, तो रिवर्स डंपिंग हैपन व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट इज लेस इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है। अब देखो, अगर फॉरेन मार्केट के अंदर है ना, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड के अंदर कोई चेंज ही नहीं है, उतनी ही डिमांड वो पहले कर रहे थे और इतनी ही डिमांड वो अब कर रहे हैं, तो उस केस में हम रिवर्स डंपिंग का यूज़ कर सकते हैं। यस, क्योंकि हम वहाँ उस कंट्री, क्योंकि वहाँ पर क्या है, हमारे प्रोडक्ट की प्राइस है ना, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, उसमें कोई चेंज नहीं है, इलास्टिक नहीं है। मतलब वो क्या है, बेलोजदार, आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे ना, इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। तो लेस इलास्टिक मतलब वहाँ कोई चेंज नहीं है, उतनी ही डिमांड वो पहले कर रहे हैं और उतनी ही डिमांड वो अब कर रहे हैं, तो चाहे हम प्रोडक्ट के प्राइस ज़्यादा ले लें उनसे या ज़्यादा कम ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको तो उतनी ही डिमांड करनी है। तो रिवर्स डंपिंग में कंट्री क्या करती है, दूसरी कंट्री के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, हाई प्राइस के ऊपर सेल कर रही है, और अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट को कम प्राइस के ऊपर सेल कर रही है। तो उस केस में होता है जब आपकी फॉरेन मार्केट के अंदर आपके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो क्या है, लेस इलास्टिक है। इट मीन्स द चेंज इन प्राइस डू नॉट इम्पैक्ट डिमांड। मतलब वही बात है कि प्राइस में चेंज होने से उनकी डिमांड के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो कंपनी क्या करती है, भाई उस कंट्री से क्या कर ले, ज़्यादा प्राइस के ऊपर सेल कर सकती है उसको, क्योंकि उनकी डिमांड में तो कोई चेंज है नहीं, वो उतनी ही डिमांड पहले कर रहे हैं तो उतनी डिमांड अब कर रहे हैं। तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स डंपिंग, ठीक है। अब आता है इंटरनेशनल प्रमोशनल मिक्स, ठीक है। तो प्रमोशनल का मतलब होता है, प्रमोशन का क्या होता है, प्रमोशन मिक्स रिफर टू दी ब्लेंड ऑफ सेवरल प्रमोशनल टूल्स यूज्ड बाय द बिजनेस ऑफ क्रिएट मेंटेन एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी वे सारे इसमें आते हैं प्रमोशन मिक्स के अंदर, जो भी कंपनी, जो टूल्स कंपनी अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इंक्रीज करने के लिए यूज़ करती है ना, उसको हम बोलते हैं प्रमोशनल मिक्स। लाइक एडवर्टीजमेंट हो गया, सेल्स प्रमोशन हो गया, ठीक है, पर्सनल सेलिंग, हम डिफरेंट टूल्स पढ़ते हैं। तो एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग होता है नॉन पेड फॉर्म, पेड फॉर्म होता है, जो पब्लिसिटी होती है वो नॉन पेड फॉर्म में आती है, एडवर्टाइजिंग है वो पेड फॉर्म में आता है, ठीक है। इसके लिए कंपनी को पे करना पड़ता है। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर के थ्रू अपनी गुड्स एंड सर्विसेज का क्या कर रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। तो थ्रू एडवर्टाइजिंग द मार्केटर ट्राइज टू बिल्ड ए पुल स्ट्रेटेजी। हम दो स्ट्रेटेजी पढ़ते होंगे, अपने मार्केट में पढ़ी होगी, पुल स्ट्रेटेजी और पुश स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर पुल स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है, देखो हम, एक होती है पुल स्ट्रेटेजी, एक होती है पुश स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो पुल स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की तरफ है ना खींचना, ठीक है। और पुश स्ट्रेटेजी का मतलब वो उसको, भाई वो प्रोडक्ट है ना किसी भी तरह बेच देना, ठीक है। और पुल का मतलब एक तरह से होता है ना, पुल का मतलब क्या होता है, खींचना, ठीक है। तो ये एडवर्टाइजिंग हम इसलिए करते हैं ताकि जो कस्टमर है ना उसको अपने प्रोडक्ट की तरफ क्या कर सके, हम अट्रैक्ट कर सके। तो इसमें पुल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करते हैं। द कस्टमर इज, इसके अंदर क्या होता है, द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अलोंग विद द अट्रैक्टिव ग्राफिक ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी शोन द कस्टमर। तो यहाँ पर क्या की जाती है, यानी जो भी कस्टमर को क्या है, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि भाई हमारा प्रोडक्ट है वो ऐसा है, ठीक है। तो इसके लिए कंपनी है मेनली, अब देखो कंपनी जो एडवर्टाइजिंग भी किन से करवाती है, जिन लोगों को हम जानते हैं ना उन्हीं के थ्रू कराती है कंपनी। तो इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये क्या होता है, पेड फॉर्म होता है, इसके लिए कंपनी को पे करना पड़ता है। तो ये भी प्रमोशन मिक्स में आता है। देन सेलिंग, जो ट्रेडिशनल फॉर्म होता था, जहाँ पर क्या करते थे, घर घर जाकर अपने प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर से इंटरेक्ट हो रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं ना। तो दिस इज़ द वन ऑफ द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ द प्रमोशनल टूल्स वेर इन द जो सेल्समैन होता है वो इंटरेक्ट होता है किससे, कस्टमर से, डायरेक्टली बाय विजिटिंग दैम,
ठीक है, घर घर जाकर जो अपने प्रोडक्ट को सेल करके आता है वो पर्सनल सेलिंग में आता है, फेस टू फेस होता है ये। यानी फेस टू फेस क्या करता है, अपने प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन देता है, किसको, कस्टमर को बताता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट है वो ये, उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है, किसके अंदर, पर्सनल सेलिंग के अंदर। देन सेल्स प्रमोशन, सेल्स प्रमोशन होता है आपका शॉर्ट टर्म इंसेंटिव के अंदर आता है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन होता है आपका शॉर्ट टर्म इंसेंटिव के अंदर, यानी यहाँ पर क्या करते हैं हम, लाइक कूपन दे रहे हैं, सैंपल दे रहे हैं, इसके थ्रू क्या करते हैं, प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को बताते हैं। द सेल्स प्रमोशन क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव होता है, यानी जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जो कस्टमर को क्या करता है, जिसके अंदर कस्टमर टू हैव इंक्रीज सेल्स फॉर ए गिवन पीरियड। जनरली द सेल्स प्रमोशन स्कीम्स आर फ्लोटेड इन द मार्केट एट द टाइम ऑफ फेस्टिवल वगैरह के टाइम में आपने देखा होगा, काफ़ी डिस्काउंट्स है, कूपन है, ठीक है, पे बैक ऑफर्स है वगैरह आपको मिलते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ठीक है। पब्लिक रिलेशन है, ये क्या होता है कि भाई मार्केटर क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट की फेवरेबल जो इमेज है ना वो बना के रखता है, किसके, कस्टमर के माइंड के अंदर। तो वो होता है एक बेटर रिलेशन बना कर रखना, ठीक है। देखो, द मार्केटर ट्राई टू बिल्ड ए फेवरेबल इमेज इन द मार्केट बाय क्रिएटिंग रिलेशन विद द जनरल पब्लिक। द कंपनीज कैरीड आउट सेवरल पब्लिक रिलेशन कंपनी campaign with the objective to have a supports of all the public associate with either directly indirectly, ठीक है। अब किसके थ्रू कंपनी अपनी पब्लिक रिलेशन मेंटेन कर सकती है, पब्लिक कंप्राइज, पब्लिक के अंदर कौन कौन आते हैं, कंपनी के अंदर कस्टमर आते हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखना, अपने सप्लायर्स के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखना, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, शेयर होल्डर के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, सोसाइटी के साथ है, इन सब के साथ एक बेटर रिलेशन मेंटेन करके रखना। द पब्लिसिटी इज़ वन ऑफ, पब्लिसिटी है ना वो भी एक पब्लिक रिलेशन का एक पब्लिक रिलेशन का पार्ट कह सकते हैं हम। द कंपनी में यूज़ विद द इंटेंशन टू ब्रिंग न्यूज़ वर्दी इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। लार्ज कॉर्पोरेट सच एज ए डाबर, ठीक है, डाबर, टाटा कंसल्टेंसी होगी, भारतीय एंटरप्राइज सर्विस होगी, ठीक है, ये एक क्या करते हैं, एक बेटर रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ है, और जो भी अपने शेयर होल्डर्स वगैरह उनके साथ है। देन डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, और एक होता है पब्लिसिटी, ठीक है। पब्लिसिटी, देखो पब्लिसिटी को क्या होता है, पब्लिसिटी वो होता है जो नॉन पेड फॉर्म के अंदर आता है, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे मान लो जिन कंपनी की रेपुटेशंस वगैरह ना काफ़ी अच्छी होती है, तो उनसे रिलेटेड जो लेख वगैरह होते हैं ना, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर या मैगजीन में आते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पब्लिसिटी। लेकिन पब्लिसिटी के लिए कंपनी को कहते हैं कि कंपनी को पे नहीं करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि भाई जिन कंपनी की रेपुटेशंस वगैरह काफ़ी अच्छी होती है, गुडविल काफ़ी अच्छी होती है, शेयर्स काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर चल रहे होते हैं, उन कंपनी से रिलेटेड जो लेख वगैरह है वो मैगजीन्स के अंदर या आपके न्यूज़पेपर वगैरह में आते रहते हैं, तो वो आता है पब्लिसिटी, वो नॉन पेड फॉर्म में आता है, ठीक है। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होती है, डायरेक्ट मार्केटिंग वो मार्केटिंग होती है जो आप बिना किसी इंटरमीडिएट्स की हेल्प से जो आप कर रहे हो, यानी डायरेक्ट मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर को प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं। तो विद द इंटेंट ऑफ टेक्नोलॉजी कंपनी रीच कस्टमर डायरेक्टली, यानी यहाँ पर कंपनी है अपने कस्टमर से डायरेक्टली है वो क्या हो रही है, डायरेक्टली पहुंच रही है, ठीक है, बिना किसी इंटरमीडिएट्स की हेल्प से, विदाउट एनी इंटरमीडिएट्स और एनी पेड मीडियम। द ईमेल हो गया, टेक्स्ट किसके थ्रू होता है, ईमेल, टेक्स्ट मैसेज, फैक्स के थ्रू, और सम ऑफ द टूल्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। आपने देखा होगा आपके मेल, जैसे मेल वगैरह पे काफ़ी मैसेज आते रहते होंगे, ठीक है। तो द कंपनीज कैन सेंड ईमेल एंड मैसेज टू द कस्टमर इफ दे नीड टू इन्फॉर्म अबाउट द न्यू ऑफरिंग, द सेल्स प्रमोशन स्कीम्स। द शॉपकीपर सेंड SMS इन द टू इट्स मेंबर इन्फॉर्मिंग अबाउट द सीजन एंड सेल्स एक्स्ट्रा बेनिफिट टू द गोल्डन कार्ड होल्डर। देखो आपका ना, कभी आप जैसे मान लो किसी वेबसाइट्स वगैरह के ऊपर चले भी जाते हो ना, और आपने वहाँ से शॉपिंग कर ली, तो क्या होगा आपके तो फिर भी देखना, फिर उसके बाद भी है ना आपके पास है ना मैसेज आते रहेंगे कि भाई यहाँ पर ये सेल चल रही है, ठीक है, तो डिस्काउंट चल रही है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, डायरेक्ट मार्केटिंग, यानी यहाँ पर कंपनी है डायरेक्टली अपने कस्टमर से क्या हो रही है, मतलब डायरेक्टली है वो कस्टमर से क्या करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन है वो दे रही है, ठीक है। या आप मॉल वगैरह भी जाते हो, वहाँ से शॉपिंग करते हो, तो आपके नंबर वगैरह है ना वो रख लेते हो, आपके पास है ना जो मैसेज वगैरह है वो आते ही रहते हैं, ठीक है। द
देन लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होते हैं? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि भाई वो सारी प्रोसेस जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक आती है, वो सारी प्रोसेस इसके अंदर आती है, किसमें? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर। तो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या होते हैं? कंसिस्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। क्या क्या आते हैं इसमें? प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग द एफिशिएंट फ्लो ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जो रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का, फिनिश गुड्स का, इनका कहाँ से? पॉइंट ऑफ ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक, ठीक है। यानी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने तक की सारी प्रोसेस हैं, वो किस में इंक्लूड होती है? आपकी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। प्रोडक्ट को बनाने से लेकर प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने तक की सारी प्रोसेस आपकी किस में इंक्लूड होती है? लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर, कि ताकि हम ये देख सकें विद ए व्यू टू प्रोवाइडिंग सेटिस्फैक्शन टू द कस्टमर, ताकि हम ये देख सकें कि उस प्रोडक्ट से कस्टमर को सेटिस्फैक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो वो सारी प्रोसेस आपकी किस में आएगी? आपकी आएगी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के अंदर। अच्छा, इसमें आता है आपका इनबाउंड लॉजिस्टिक और आउटबाउंड लॉजिस्टिक, ठीक है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक कौन सा होता है? विच इज़ कंसर्न्ड विद स्मूथ एंड कॉस्ट इफेक्टिव इनफ्लो ऑफ मटेरियल एंड अदर इनपुट from supplier to the plant. Proper management inbound logistic management has to maintain continuous interference with the suppliers है, ठीक है। तो ये क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या हो रहा है कि भाई कंपनी के अंदर है ना, जैसे सप्लायर्स वगैरह है, वो प्रोडक्ट को सप्लाई है वो टाइमली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नहीं। दूसरा आउटबाउंड लॉजिस्टिक क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिसमें क्या है, उसमें तो क्या है कि भाई सप्लायर्स वगैरह है, उसको रॉ मटेरियल वगैरह है, वो कंपनी को टाइम के ऊपर मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये सारा आता है इनबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर। आउटबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर प्रोडक्ट को जब वो बन गया तो उसको कस्टमर तक पहुंचा, जो है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना मैनेजमेंट, वो किस में आ जाएगा? आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक के अंदर। विद द ये क्या है? फ्लो ऑफ फिनिश गुड्स एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कहाँ से? फर्म से कस्टमर तक। ये था सप्लायर से फर्म तक, सप्लायर से फर्म तक प्रोडक्ट है। इनबाउंड यानी कहाँ आ रहा है? फर्म के अंदर आ रहा है, इनबाउंड, ठीक है। तो जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो फर्म के अंदर टाइमली आ रहा है नहीं आ रहा, वो इनबाउंड लॉजिस्टिक में आ जाएगा। आउटबाउंड लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है? फर्म से बाहर, है ना। तो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक जा रहा है नहीं जा रहा है, तो ये सारा किस में आ जाएगा? आपका आउटबाउंड लॉजिस्टिक में, जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, विद कॉन्सर्ट विद द फ्लो, जिसमें क्या आता है? फिनिश गुड्स एंड अदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो फर्म से कस्टमर तक सही जा रही है, फर्म से कस्टमर तक पहुँचाना, ठीक है। फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ आउटबाउंड लॉजिस्टिक द मैनेजमेंट हैज़ टू मेंटेन कंटिन्यूस ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉपर आउटबाउंड लॉजिस्टिक के लिए ज़रूरी क्या होता है भाई? आपके जो ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स वगैरह है ना, वो सही मेंटेन रहे, ठीक है। तो ये था आपका जो लास्ट टॉपिक था, लास्ट लेसन था जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड का बचा हुआ था, ठीक है। तो इसी टॉपिक के साथ आपका जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। ओके, थैंक यू।